हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बेसिक क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके कुछ बेसिक टर्म है, उनको जानते हैं। इससे सबसे पहले बात आती है कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। क्लियर। सभी लोग जानते हैं न्यूक्लियर चार्ज का अर्थ होता है नाभिकीय आवेश, नाभिक का आवेश। तो न्यूक्लियर चार्ज कैसे बनता है सभी लोग जानते हैं कि एटम है और उस एटम के अंदर आपका नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर बहुत सारी क्या होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस जो होती है इस पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं। इन प्रोटॉन्स के कारण ही, इस प्रोटॉन्स के कारण ही न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, न्यूक्लियस पर जितना चार्ज प्रेजेंट है, न्यूक्लियस पर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसी चार्ज को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। यानी कहने का अर्थ है कि किसी एटम की न्यूक्लियस पर जितना चार्ज होता है उसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। और ये न्यूक्लियर चार्ज किसके कारण बनता है, प्रोटॉन्स के कारण बनता है। जितने ज़्यादा इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे, इस न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा होगा, हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसके कारण होता है, वो प्रोटॉन्स के कारण होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, वैसे वैसे इसका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ये क्लियर हो गया। आइए इसको देख लेते हैं कैसे थ्योरेटिकल लिखा जाएगा। करा द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम की न्यूक्लियस पर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्लियर। ये जो न्यूक्लियर चार्ज होता है किसके कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ द प्रोटॉन। ये प्रोटॉन्स के कारण होता है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा होगा। सीधी बात है। ध्यान रखना, ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, आप लोगों ने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, परमाणु क्रमांक। तो वहाँ लिखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसी एटॉमिक नंबर, यही एटॉमिक नंबर बोल दें या बोल दें प्रोटॉन, इसी प्रोटॉन के कारण क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम। ये जो न्यूक्लियर चार्ज आता है ये किसके कारण आता है, ये न्यूक्लियर चार्ज जो आता है वो आपका कह रहा है न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द एन एटम। जो एटम के अंदर न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर, और इसको जेड से लिखा करते हैं। और इसी के कारण क्या आता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है इन प्रोटॉन्स के कारण उसी को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। लिखा है न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू जेड बराबर एटॉमिक नंबर। वो इसीलिए लिख दिया गया है, क्यों लिख दिया गया है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो किसके कारण आता है, प्रोटॉन्स के कारण। और उन प्रोटॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। क्लियर। प्रोटॉनों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल है। बस अगर आपसे कोई पूछे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, सीधे बोल देना कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है, जो न्यूक्लियस पर चार्ज प्रेजेंट होता है वही हमारा न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। ये न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स के कारण बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे रन करते हैं। अब बात आती है कि न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक साइज से क्या लेना देना है। तो ध्यान रखना, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, अगर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, अगर इस पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो ध्यान रखना एटम का साइज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी एटॉमिक साइज हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं देन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ध्यान रखना, प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स के कारण ही चार्ज बनता है, तो अगर प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। क्लियर। नीचे लिखा है, यहाँ पर दो केसेस लिए हैं कि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एटम का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण क्या है, कारण यही है कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर सेल में, जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी सेल में प्रेजेंट हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर जस्ट उल्टा बात करें कि अगर यहाँ पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज इतना इफेक्टिव नहीं है,
यानी कह सकते हैं इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज अर्थात न्यूक्लियर चार्ज आपका कम है, न्यूक्लियस पर जो चार्ज है वो आपका क्या है, कम है, डिक्रीज हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, कम अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से जो एटॉमिक साइज है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना एटॉमिक साइज का न्यूक्लियर चार्ज से जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। इसका सीधा फंडा है कि चार्ज इंक्रीज होने पर जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा। कहानी क्लियर हो गई ना। आगे मूव करते हैं। तो ये तो पहला टर्म था कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। हम लोग पढ़ना है हम लोगों को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन उससे पहले कुछ हमें बेसिक चीज़ें समझनी है। जैसे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका है शिल्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आना चाहिए। क्लियर, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है इसको जरा समझते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि एटम के अंदर बेटा क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। क्लियर, और इसके चारों ओर बेटा क्या होती है, हमारी ऑर्बिट्स होती है। जैसे यहाँ सेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स बोल दो। जैसे यहाँ पर ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, इसको हम आउटर सेल या बैलेंस सेल कह सकते हैं, और ये हमारी इनर सेल कहलाती है, इनर सेल कहलाती है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। अब इनर सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के नज़दीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे। क्लियर, यानी इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कुछ ज़्यादा होगा, क्योंकि बिल्कुल क्लोजली है। लेकिन ये जो आउटर सेल में है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन हैं, इन पर इतना अट्रैक्शन नहीं होगा। हालांकि न्यूक्लियस तो सबको समान तरीके से इनको यानी न्यूक्लियस तो अपना प्रभाव डाल रही है। जो चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये चारों दिशाओं में फैल रहा है, चारों ओर है। हर एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस जो है लगाना चाह रही है। क्लियर, कि सारे इलेक्ट्रॉन हमसे क्या रहे, अट्रैक्ट रहे, बने रहे। लेकिन होता क्या यहाँ पर है कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा है, जो न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, शिल्ड कर देते हैं, एक तरह का यहाँ पर स्क्रीन कर देते हैं, पर्दा डाल देते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर चीज़ों को समझना है कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या होते हैं बेटा, रिपेल होते हैं। ये जो दिख रहा है ये सब बेटा क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। तो ध्यान रखना, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, जो आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन आउटर इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं बेटा, रिपेल करते हैं, अर्थात रिपल्सन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपल्सन लगाते हैं। जबकि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस द्वारा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये आउटर सेल पर लगने नहीं देते हैं, अर्थात रोक देते हैं। कहने का अर्थ है कि मान लो, समझने के लिए, कि यहां से 100% चार्ज न्यूक्लियस पैदा कर रही है, तो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहां पर 80% चार्ज को रोक देंगे और 20% ही आउटर इलेक्ट्रॉन पर ये इफेक्ट लगेगा। यानी कहने का अर्थ है कि 20% ही चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अप्लाई होगा, 80% यहां पर क्या कर देंगे, स्क्रीन कर देंगे, सील्ड कर देंगे। कहानी समझ में आई? तो ध्यान रखना, यहां पर ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये न्यूक्लियस का चार्ज आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने नहीं देते हैं, अर्थात कम कर देते हैं। इसी इफेक्ट को सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो लिखा है कि बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल का अर्थ है आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा रिपेल होते हैं। ध्यान रखना, ये जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये न्यूक्लियस के द्वारा क्या होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या होते हैं, रिपेल होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के द्वारा क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इनके द्वारा क्या होते हैं, हमेशा रिपेल किए जाते हैं, हमेशा प्रतिकर्षित किए जाते हैं, हमेशा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन इसका विरोध करते हैं, क्योंकि इन पर चार्ज नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस प्रकार न्यूक्लियस के द्वारा बैलेंस सेल पर, यानी यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देना, इस प्रकार न्यूक्लियस के द्वारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज इनर सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। यानी जो अंदर वाले जो सेल के इलेक्ट्रॉन है, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर देते हैं, न्यूक्लियस का चार्ज है इसको कम कर देते हैं।
यानी ये प्रॉपरली आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने नहीं देते, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये न्यूक्लियस के प्रभाव को, ये न्यूक्लियर चार्ज को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसी इफेक्ट को, इसी घटना को कहते हैं शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। शिल्डिंग या स्क्रीनिंग का अर्थ होता है परिरक्षण, आवरण, अर्थात एक तरह का पर्दा डाल देते हैं न्यूक्लियस के चार्ज को आउटर सेल पर अप्लाई नहीं होने देते हैं। यही इफेक्ट, यही घटना क्या कहलाती है, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहलाती है, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया कि शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है। तो कभी भी शिल्डिंग या स्क्रीनिंग की बात आए तो ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आंतरिक सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही क्या करते हैं, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई नहीं होने देते हैं, अर्थात आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर लगने नहीं देते हैं। इसी इफेक्ट को कहते हैं शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये जो शिल्डिंग या स्क्रीनिंग होती है बेटा, ये बेसिकली दो टाइप की होती है, ध्यान रखना। अब दो टाइप की कैसी, मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारी सेल है, ये हमारी आउटर सेल है और ये हमारी इनर सेल है। अगर इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, ध्यान रखना, ये जो हमारी आंतरिक सेल है, अगर यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, लेस है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तब होगा क्या, होगा ये कि ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है इतना प्रभाव नहीं रोक, यानी न्यूक्लियस का प्रभाव नहीं रोक पाएंगे, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो नहीं रोक पाएंगे। कब, जब इनर सेल में क्या इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर, तो होगा क्या, ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या होंगे, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कब, जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो इनर सेल में कम इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये आउटर सेल पर खूब काम करेगा, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन उतना नहीं रोक पाएंगे। यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, वीक शिल्डिंग का अर्थ यही है कि यहां पर जो इनर सेल है, ये जो इनर सेल है, इस इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रुक नहीं पाएगा और ये आउटर सेल पर प्रॉपर काम करेगा, जिसकी वजह से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और साइज डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। तो ध्यान रखना, वीक शिल्डिंग कब आती है, वीक शिल्डिंग जब आती है जब इनर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम होते हैं। ऐसी कंडीशन में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हम कहेंगे जेड इफेक्ट। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो आउटर सेल पर ज्यादा काम करेगा, हम कहेंगे जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का अर्थ है कि ज्यादा इफेक्ट डाल पा रहा है न्यूक्लियस, कहां, आउटर सेल पर। कब लगा पा रहा है, जब यहां इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम है, और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम होने का अर्थ है कि शिल्डिंग कैसी हो गई, वीक हो गई। तो ऐसी कंडीशन में जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और साइज क्या हो जाएगा, सडनली डिक्रीज हो जाएगा। जो एटॉमिक साइज है, जो परमाणु का आकार है, जो उसकी रेडियस है एटम की, वो क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी, अर्थात साइज छोटा हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीक शिल्डिंग में साहब होता क्या है। तो वीक शिल्डिंग का सीधा फंडा है कि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए कम और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम कहेंगे जेड इफेक्ट बढ़ गया, अर्थात न्यूक्लियस का ज्यादा प्रभाव आउटर सेल पर काम कर रहा है और साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग देखें, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग का अर्थ है ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा इनर सेल है और ये हमारा आउटर सेल है। क्लियर, या बैलेंस सेल मान लो। अब होगा क्या, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग का अर्थ है कि यहां पर इनर सेल में भीड़ बहुत ज्यादा है, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इनकी तादाद, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे स्क्रीनिंग बहुत मजबूत हो गई है। अब न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो आउटर सेल पर काम ही नहीं करेगा, अर्थात इनर सेल के इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इस प्रभाव को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, या कह सकते हैं कि अट्रैक्शन यहाँ क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। कब, जब अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं इनर सेल में, और इनर सेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने का अर्थ है कि शिल्डिंग हो गई स्ट्रॉन्ग। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्टिव चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है,
क्लियर। या न्यूक्लियस जो है वो अपना इफेक्ट नहीं डाल पा रही, कहां, आउटर सेल पर, क्योंकि यहां पर अंदर भीड़ बहुत ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जेड इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आपका कम हो जाएगा। क्लियर। कहेंगे कि न्यूक्लियस, लोग कहते हैं नहीं यार उनका तो भैया हमने तो भेजा उनके पास, आपका नाम भी ले लिया, लेकिन उनके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा, यानी कहने असर का अर्थ क्या, इफेक्ट ही नहीं पड़ा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी वजह से न्यूक्लियस का इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा आउटर सेल पर, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। ऐसी कंडीशन में साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों को प्रॉपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस से नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है शिल्डिंग पावर। अब हम देखना चाहते हैं कि जो हमारी ऑर्बिटल्स sp-df होती हैं इनकी क्या शिल्डिंग पावर्स होती है। तो ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस होता है, sp न्यूक्लियस के निकट होते हैं, इसलिए इनकी शिल्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी। और शिल्डिंग स्ट्रांग होने की, अगर शिल्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो आप लोग जानते हैं कि ऐसी कंडीशन में साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर वीक शिल्डिंग है, जैसे डी और एफ की बात करें तो इनकी शिल्डिंग बहुत वीक है, वीक शिल्डिंग में क्या हो जाएगा कि साइज बढ़ जाता है। क्लियर। तो डी और एफ में शिल्डिंग वीक होती है, एस और पी की शिल्डिंग स्ट्रांग होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट ये है कि इनर सेल में, अभी मैंने बताया भी था कि अगर इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, इनर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है तो शिल्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होती है। तो लिखा इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जितनी मैक्सिमम होती है, शिल्डिंग या स्क्रीनिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पर हमने 3d1 लिया और 3d2 लिया, तो इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डी इसमें इलेक्ट्रॉन भाई 2 हैं, 3d2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे शिल्डिंग उसकी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो 3d1 की शिल्डिंग क्या होती है, आपकी वीक होगी, और 3d2 की शिल्डिंग क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो सीधे उसने कह दिया कि इनर सेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे शिल्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। क्लियर। तो ओवरऑल ये हमने अभी तक समझा कि शिल्डिंग या स्क्रीनिंग क्या होती है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आइए इसको कंप्लीट कर लेते। ओके, यहां तक उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले न्यूक्लियर चार्ज, सभी लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, अभी सबने समझा कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज होता है वही न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। इफेक्टिव का अर्थ है कि कितना प्रभाव डाल पा रहा है। अब वही चीजें दोबारा रिपीट होंगी, ये इनर सेल और ये आउटर सेल है। इफेक्टिव का अर्थ है कि न्यूक्लियस कितना प्रभाव डाल पा रही है। इफेक्टिव का अर्थ है, इफेक्ट का अर्थ है कि न्यूक्लियस कितना प्रभाव डाल पा रही। मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, इन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कितना काम कर रहा है, या जो यहां इलेक्ट्रॉन है या जो यहां इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए मैंने बहुत सारी सेलें बना दी हैं। क्लियर। यहां पर एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है। अगर हम इन तीनों पर चर्चा करें, इन तीनों पर चर्चा करें तो ध्यान रखना ये जो न्यूक्लियस के निकट इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के जो निकट इलेक्ट्रॉन है इन पर न्यूक्लियस का ज्यादा चार्ज या न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जो सेकेंड सेल में है इन पर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। जो बिल्कुल थर्ड सेल में है ये तो और दूर है, तो इन पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कुछ अलग काम करेगा। तो अगर इन तीनों सेल में जो इलेक्ट्रॉन, इन तीनों पर बात करें तो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो प्रभाव है वो हर एक सेल पर बराबर काम नहीं करेगा। यहां पर कुछ ज्यादा काम करेगा, मान लो यहां पर 100% काम कर रहा है तो यहां पर 80% काम करेगा, यहां पर मान लीजिए आपका 40% ही काम कर रहा है या 30% ही काम कर रहा है। कहानी समझ में। अब बात आ रही कि ये इफेक्ट इतना कम क्यों हो रहा है, आपने यहाँ 100 लिया, यहाँ 80 लिया, हमें मान के चल रहे हैं सब आपको समझाने के लिए। क्लियर। तो अब बात आ रही है कि ये न्यूक्लियस का प्रभाव, न्यूक्लियस तो अपना 100% चारों ओर छोड़ रही है, लेकिन ये प्रभाव लगातार कम होता क्यों चला जाता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक इफेक्ट पैदा करते हैं जिसको कहते हैं शिल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या करते हैं, ये आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं, रिपेल करते हैं, अर्थात न्यूक्लियस का जो चार्ज है ये आउटर सेल पर काम करने नहीं देते हैं, अर्थात उसको रोक देते हैं। कहानी समझ में आ रही ना। आइए इसको किस तरीके से लिखेंगे बोर्ड में। करा शिल्डिंग इफेक्ट के कारण, क्या कह रहा है, करा शिल्डिंग इफेक्ट के कारण
बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल बात सही है, ये इनर सेल है और ये बैलेंस सेल है, तो जो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, कम आकर्षण एक्सपीरियंस करेंगे, बिल्कुल कम करेंगे, क्योंकि अंदर इनर सेल है ना, तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के प्रभाव को क्या करें, न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको रोक देंगे। क्या कह रहा है, लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले अट्रैक्शन को उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। बात को समझिए, करा शिल्डिंग इफेक्ट के कारण, ये शिल्डिंग है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, इसके कारण जो बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन हैं, आखिरी सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये न्यूक्लियस का लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। ये जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, लेस अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों, शिल्डिंग इफेक्ट के कारण, क्योंकि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज को, नाभिक के आवेश को, नाभिक का जो चार्ज है जो चारों ओर लगना चारों ओर फैल रहा है, क्लियर, तो ये इनर सेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस प्रभाव को यहां पर क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसकी वजह से आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं। तो लिखा है कि बैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाले अट्रैक्शन को ही, अब बात आ रही है कि सीधी भाषा में अगर बात करें तो न्यूक्लियस कितना प्रभाव आउटर सेल पर डाल रही है, न्यूक्लियस कितना प्रभाव आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर डाल रही है, उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं उसी को, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कारण क्या है, वो तो 100% छोड़ रही है, लेकिन जो अंदर के इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर देते हैं, वो शिल्डिंग के कारण क्या करते हैं, एक इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस के चार्ज को आखिरी सेल यानी बैलेंस सेल या आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर काम करने नहीं देते हैं। कौन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। क्लियर, तो कह रहा है कि इसे जेड इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका एक फार्मूला इन्होंने दिया है, जेड इफेक्ट बराबर जेड माइनस सिग्मा। यहां पर जो जेड है, यहां पर जो जेड है ये न्यूक्लियस का चार्ज है, न्यूक्लियस का एक्चुअल चार्ज, क्लियर, और यहां पर जो सिग्मा है ये आपका शिल्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहलाता है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। फिलहाल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ गए ना, कि न्यूक्लियस कितना इफेक्ट डाल पा रहा है आउटर सेल पर, तो ये डिपेंड करता है कि इनर सेल का क्या हालचाल। अगर यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है तो ये ध्यान रखना, अगर स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग है, कैसी शिल्डिंग है, स्ट्रॉन्ग शिल्डिंग है, तो इफेक्ट बहुत कम होगा, और अगर शिल्डिंग आपकी वीक है तो इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है, इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, कम लगेगा या ज्यादा लगेगा आउटर सेल पर, यह डिपेंड करता है इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर। क्लियर, सॉरी, देखिए इसको हम एक दूसरी तरीके से भी, दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं। लिखा है कि वह रियल या एक्चुअल चार्ज जो इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोड्यूस स्क्रीनिंग इफेक्ट को घटाने से प्राप्त होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाता है। इन्होंने सीधी बात कह दी कि ये न्यूक्लियस है, ये इनर इलेक्ट्रॉन है और ये आउटर इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, करा वह रियल या एक्चुअल चार्ज किसका, न्यूक्लियस का, करा रियल ऑब्लिक एक्चुअल चार्ज या एक्चुअल चार्ज बोलो, जो इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोड्यूस्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट को घटाने से प्राप्त होता है। तो ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के एक्चुअल चार्ज को घटा देते हैं। क्लियर, जैसे मान लो यहां पर बहुत अच्छी बात इन्होंने सीधे सीधे भाषा में कह दी, जेड माइनस सिग्मा। क्लियर, अब यहां पर जेड क्या है, इसका एक्चुअल चार्ज है, जेड क्या एक्चुअल चार्ज है, मान लो एक्चुअल चार्ज 100% है, माइनस इस ये जो शिल्डिंग है, स्क्रीनिंग है, इसने कितना कम कर दिया, मान लो इसने 50 कम कर दिया, तो कितना बचेगा, ये 50 बचेगा, मान लेते हैं ऐसा कुछ, ऐसा मान के चलते हैं कि अगर इसका 100% है और ये शिल्डिंग या स्क्रीनिंग के कारण ये 50% इसने कम कर दिया, तो बचेगा कितना, 50% बचेगा। ये 50% क्या कहलाएगा, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा। कहानी समझ में, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, करा वह रियल या एक्चुअल चार्ज जो इनर इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रोड्यूस्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट को घटाने से प्राप्त होता है। ये आपका जेड था एक्चुअल चार्ज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, भाई इसमें से ये आपने घटा दिया, जो बचेगा वही तो जेड इफेक्ट कहलाएगा।
अब बात आ रही है कि सर ये सिग्मा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो इसके लिए स्लेटर रूल है, वो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अनुसार हम लोग हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे, कैसे सिग्मा कैलकुलेट होता है, और फिर क्या करेंगे, जेड से सिग्मा को माइनस कर देंगे, निकल आएगा जेड इफेक्ट। कहानी समझ में आई? तो जो एक्चुअल चार्ज है उसमें से स्क्रीनिंग के कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो चार्ज कम हो जाता है वो क्या करेंगे, एक्चुअल चार्ज में से घटा देंगे, और जो बचेगा वही क्या हो जाएगा, आपका जेड इफेक्ट हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए जेड इफेक्ट क्या है, यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड है एक्चुअल या रियल चार्ज, ये किसके बराबर हम लोग मान के चलेंगे, एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर होगा, क्लियर, वो आपका होगा। यहां पर सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। क्या बेटा, आपका सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट का अर्थ है कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, इसके कारण जो इफेक्ट पैदा हो रहा है, इसके भाई यही तो क्या कर रहा है, ये तो न्यूक्लियस के चार्ज को कम कर रहा है। तो न्यूक्लियस के चार्ज को कम करने, तो भाई एक्चुअल आपका जेड था, उसमें से ये वाला जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये आपका क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा जेड इफेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग, स्लेटर रूल के अनुसार हम इसको कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए, अलग अलग सेल के लिए कैसे कैलकुलेट होता है ये बात करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर सिग्मा समझ गए, सिग्मा हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे, यहीं पर समझ लेते हैं कि जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है ये भी डिपेंड करता है कि स्क्रीनिंग कैसी है, पुअर है या स्ट्रांग है। अगर ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत कम है, जीरो है, तो समझ जाइए कि वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा, जेड इफेक्ट बराबर जेड हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि ऐसी कंडीशन में अगर ये आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत कम है तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपका ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्लियर। अभी देख लेंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से समझ में आएगा। आइए सबसे पहले स्लेटर रूल देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आपके सामने कोई एक ऐसा एटम आ जाए, क्लियर, जिसके अंदर केवल 1s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट हो। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, या हीलियम है 2 1s2। कहीं अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई एक ऐसा एटम हो जिसके अंदर केवल 1s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट हो, तो इसके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है पर इलेक्ट्रॉन के लिए वो 0.30 होगी। ध्यान रखना, अगर कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर केवल 1s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है, तो 1s ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर सिग्मा की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 0.30। कहानी समझ में आ रही ना? तो ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा एटम आ जाता है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू 0.30 हो जाएगी। यहां क्लियर हो गया? अब यहां पर समझना है ये दोनों केस कि अगर हमारे पास NS और NP है, NS और NP है, क्लियर, NS ये आपका NS और NP हो गया। तो NS और NP में अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर भाई NS या NP सेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन है, तो इनके लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो 0.350 होगी। और साथ ही साथ मान लो ये NS और NP है, और इसके अंदर भाई ये अगर NS NP है तो इसके अंदर की सेल क्या होगी, N-1, इसके अंदर की सेल क्या होगी, N-2, इसके अंदर की सेल क्या होगी, N-3, ऐसे तो चलेगा। तो ध्यान रखना कि अगर कोई ऐसा एटम है जिनके अंदर NS और NP है, उसके अंदर भी आपकी सेल्स है, क्लियर, N-1 या N-2, N-3, तो ऐसी कंडीशन में सिग्मा की वैल्यू क्या होंगी, उन पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो NS और NP के लिए ध्यान रखना सिग्मा की वैल्यू होगी 0.35, क्लियर, और इसके जो अंदर की सेल होगी N-1, उसके लिए सिग्मा की वैल्यू होगी 0.85, और इसके आगे की जो भी होंगी N-2, N-3, N-4, उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कहानी क्लियर हो गई ना? ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये पहला वाला तो केस छोड़ दो क्योंकि केवल 1s ऑर्बिटल, ऐसा आइटम जिसके अंदर 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, लेकिन इनमें ध्यान रखना ये तीनों पॉइंट कि अगर ये आपका NS और NP है, क्लियर, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 0.35, और इसके अंदर की भाई कोई अगर ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है जिसके अंदर NS और NP है और इसके अंदर N-1 है, N-1 है, फिर इसके अंदर N-2 है, N-3 है, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना N-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू 0.85 होगी, और N-2, N-3, N-4 के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होगी। देखिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चीजें और क्लियर होने वाली हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। आगे देखिए,
लास्ट केस देखिए कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास डी और एफ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डी या एफ में है, तो इनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35, और जो अंदर की सेल होंगी n-1, En-2, n-3, ध्यान रखना ये डी और एफ के केस में है, और ये वाला क्या था एस और पी के केस में। ये जो सिचुएशन है ये वाली, ये एस और पी के केस में है, और ये वाला जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है वो डी और एफ के केस में। तो डी और एफ के केस में सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.35 हो जाएगी, और इसके अंदर की जो सेल्स होंगी उनके केस में जो वैल्यू होंगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सिग्मा की, वो कितनी होगी 1 होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डी और एफ के केस में सिग्मा की वैल्यू 0.35 होगी, और इनके अंदर के जो भी सेल्स होंगे, जो भी अंदर के सेल्स होंगे उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे समझते हैं। देखिए सबके लिए आपको जेड इफेक्ट कैलकुलेट करना। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका हीलियम। तो हीलियम के पास अगर देखा जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसका हो गया आपका 1s2। 1s2 का अर्थ है कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारी पहली ऑर्बिट हो गई। इस ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। एक चीज ध्यान रखना, अगर एक ही सेल में अगर इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हैं, क्लियर, तो सेम सेल के लिए जेड इफेक्ट की वैल्यू हमेशा एक जैसी होती है। ध्यान रखना, सेम सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है, एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू सेम होगी। ये दिमाग में बैठा लो, क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर हमें जेड इफेक्ट निकालना है, तो यहां पर ये न्यूक्लियस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर। तो होता क्या है, किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जेड इफेक्ट निकाला जाएगा, क्योंकि होगा क्या कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जेड इफेक्ट कैलकुलेट, रूल पहला यही है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग जेड इफेक्ट निकालते हैं वो अपने को स्क्रीन या शील्ड नहीं कर सकता, क्लियर। अगर मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ ऐसे मान के चल रहे हैं, ये जो मैंने डॉटेड बनाए हैं, तो ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा ये अपने को शिल्ड थोड़ी ना करेगा, ये जो अंदर वाला इलेक्ट्रॉन होगा ये तो इसको शिल्ड करेगा। तो ध्यान रखना कि जिस इलेक्ट्रॉन का हम शिल्डिंग निकालते हैं उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो 1s2 में एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा, एक ही तो बचेगा, 1s1। तो इस 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यहाँ पर जेड इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा, और अभी मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा एटम है जिसके अंदर केवल 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू मैंने जस्ट बोली थी 0.30। तो यहां पर सिग्मा, क्योंकि हम 1s1 के लिए निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 हो गया, और अगर हमने भी बोला था कि अगर 1s ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.30 होती है। तो 1 × 0.30 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.30। अब निकालना है जेड इफेक्ट। जेड इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्लियर। तो यहां पर हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2 माइनस सिग्मा की वैल्यू घटा देंगे 1.70 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3, क्लियर। आपसे कह देगा कि 2p इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिए, सवाल में वो खुद कहेगा। तो यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे। अभी मैंने क्या बोला था कि s और p के इलेक्ट्रॉन के लिए बोला था ns np, क्लियर। फिर उसके अंदर वाले सेल के लिए n-1 n-2 के लिए भी जिक्र किया था ना। तो यहां पर ध्यान रखना कि नाइट्रोजन में p के लिए निकालना है, तो यहां पर 1s2 हो गया, 2s2 2p3। अब देखो कैसे, मैंने अभी क्या बोला कि यहां पर 2p इलेक्ट्रॉन के निकालेंगे, तो यहां पर p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा, px p/, pz/, ये तो होता p में ऑर्बिटल, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने pz मान लिया, तो इसका निकालना चाह रहे हैं जेड इफेक्ट। तो ध्यान रखना कि जिस इलेक्ट्रॉन का निकालना होता वो तो किसी को अपने आप को शिल्ड कर नहीं पाएगा, इसको कौन शिल्ड करेगा, कौन इसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ये डालेंगे इनर वाले इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ध्यान रखना जब कभी इलेक्ट्रॉन का, किसी इलेक्ट्रॉन का निकालना हो, क्लियर, तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं। जो बचते अंदर वाले इलेक्ट्रॉन उनके लिए जेड इफेक्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर इसका अगर चेक किया जाए तो 1s2 2s2 यहाँ पर 2p2 इस तरीके से होगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, क्लियर। अब तो निकालना स्टार्ट कर दो। तो ये NS-NP वाला केस हो गया, इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो 4 × अभी बताया था कि NS और NP के लिए कितना होगा 0.35, तो 4 × 0.35 प्लस, अब अंदर चलो, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2 × अंदर वालों के लिए कितना हो जाएगा 8.5, देखिए
सॉरी 0.85 है विधवा कि S और P में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इनके लिए इतना, और इसके जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए कितना होगा 0.85। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.85, सॉरी ये भाई ना ये 0.85 रखा जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.40 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.70, तो यहाँ पर सिग्मा निकाले 3.10। हमें निकालना क्या है जेड इफेक्ट, तो जेड माइनस सिग्मा ये घटा दो, तो जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है इसका नाइट्रोजन का 7 होता परमाणु क्रमांक, घटा देंगे तो 7 माइनस ये तो कितना आ जाएगा 3.90। तो ये क्या निकल के आया आपका कि जो 2p में इलेक्ट्रॉन है उसका आपका जेड इफेक्ट आ गया। साथ ही साथ अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो 1s इलेक्ट्रॉन है, जो 1s में इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए आप जेड इफेक्ट निकालो। इसको जरा समझते हैं कि नाइट्रोजन का 1s के लिए किस तरीके से निकालेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब इसको समझिए, आप 1s के लिए निकाल लें, इसके लिए निकालना है 1s के लिए, तो ये तो बेकार है क्योंकि ये तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने पहले भी बताया कि आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन शिल्ड नहीं करते हैं, हमेशा इनर सेल के इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपने 1s के लिए निकालना चाह रहे हैं ना 1s इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर जेड इफेक्ट, तो ध्यान रखना कि आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो। अब देखिए अभी मैंने क्या बोला कि अगर किसी एटम में केवल एक ही ऑर्बिटल है, अब देखिए आपने 1s के लिए निकाला तो इसको सबको छोड़ दो, तो 1s का अर्थ है यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है। अब 1s में ध्यान रखना 1s के इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले ना, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो एक आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1s1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 ले लेंगे और 1s के लिए अभी बताया था कितना होता है 0.30, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30। जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना नाइट्रोजन का 7, सिग्मा की वैल्यू 0.30, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6.70। क्लियर। आगे लिथियम के लिए देख लो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो लिथियम का कितना है एटॉमिक नंबर 3 होता है, 1s2 2s1 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने पहले ही बताया कि जिसके लिए निकालना होता है, जिसके लिए निकालना होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन 3 है। अब आपको मालूम है कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 1s2 और 2s0। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 2 हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 हो गए, और ये आपका हो गया ns, ये ऑर्बिटल हो गए ns, और ये क्या हो गए n-1। तो इसको तो छोड़ दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाई 1 था, इलेक्ट्रॉन तो बनी तो है इसमें, तो इसको निकाल देंगे क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होता है उसको तो छोड़ना ही होता है। तो अंदर क्या बचा आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 इंटू 0.85, अभी बताया था ns और np के लिए 0.35, उसके अंदर वाले के लिए कितना होता है 0.85। तो 2 इंटू 0.85 मल्टीप्लाई करेंगे 1.70 आ जाएगा। इसका जेड इफेक्ट निकालो, तो जेड कितना है इसका एटॉमिक नंबर 3 है और सिग्मा की वैल्यू माइनस करके निकाल लिया इतना। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सोडियम एटम। तो सोडियम के लिए किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सोडियम का 11 है, 2 8 1, 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर। अब सोडियम के इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होगा उसको तो छोड़ देंगे 3s1, इसको छोड़ दो, अंदर वाले ये बचे हैं। क्लियर। तो ये क्या होगा आपका ns हो गया, ये आपका n-1 हो गया, और ये n-2 हो गया। क्लियर। तो इसको तो छोड़ दो, तो अंदर कितने बचे 6 2 8 8 हो गए, और मैंने बोला कि n-1 के लिए कितना होता है 0.85, तो 8 इंटू 0.85 प्लस अंदर यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1 होता है, 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे 8.8 आ जाएगा। जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, यहाँ पर जेड की वैल्यू 11 है, 11 माइनस 8.8 कितना आ गया 2.20। क्लियर। आगे देखिए फॉर पोटेशियम, पोटेशियम के लिए कैलकुलेट करो, तो पोटेशियम के लिए कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 2 8 8 1 हो गया। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले बताया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए तो इसको छोड़ दो, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई इलेक्ट्रॉन लास्ट में 4s बनी तो है, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में बनी है, तो इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो गया ns हो गया, ये n-1 हो गया, और ये n-2 हो गया, ये n-3 हो गया, छोड़ो इसको। तो 6 2 8 हो गया, 8 इंटू 0.85 प्लस अब अंदर n-2 n-3 इन सब के लिए सेम होता कितना होता 1, तो 6 2 8 और 2 10, 10 इंटू 1, तो इसको हल करेंगे 16.8 आ जाएगा। जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है इसका 19 है, परमाणु क्रमांक 19 होता है, एटॉमिक नंबर 19, इसमें 16.8 माइनस कर दो 2.20 आ गया, निकल आया ना 2.20। आगे बढ़ते हैं। बेरिलियम का देखो, बेरिलियम का 1s2 2s2 हो गया। क्लियर। तो इसका सिग्मा निकालो। अब भाई मैंने पहले बताया कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना होगा, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ दो, क्या बचेगा 2s1। ये क्या हो गया आपका ns, और ये हो गया n-1। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, तो 1 इंटू 0.35 प्लस अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और अंदर वालों के लिए कितना होता है 0.85। बताया था कि ns और np के लिए कितना होगा
0.35 क्लियर। और इसके अंदर वालों के लिए n-1 के लिए कितना होगा 0.85। इसके अंदर की जो सेल होंगी n-2 n-3 उन सब के लिए वैल्यू कितनी होगी सिग्मा की 1 होगी। अभी बताया था ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, इसको कैलकुलेट करेंगे 2.0, जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है बेरिलियम का 4, घटा दो कितना निकल आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम का देखो, मैग्नीशियम का 12 होता है, 2 8 2 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। अब हमें लास्ट एक इलेक्ट्रॉन के निकालना, तो इसको छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये 1s2 2s2 2p6 हो गया और 3s1 हो गया। क्लियर, अब निकालो सिग्मा, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 है ना, तो भाई इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 इंटू 0. क्यों भाई तरीका चलेगा ns, फिर यहाँ पर n-1 और वही n-2। अब अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन है 6 2 8, 8 इंटू 0.85 प्लस इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 2, 2 इंटू 1 हो गया। इनको हल करेंगे कितना आ जाएगा 9.15। जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू 12 माइनस 9.15 कितना आ गया 2.85। क्लियर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है जिंक एटम। जिंक एटम, ये मैग्नीशियम था, जिंक का देख लो, जिंक 30 है, 1s2 2s2 2p6, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब तुम्हें निकालना किसके लिए है, लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना बचेगा 4s1 बचेगा। भाई हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है और यहाँ पर हैं कितने 2, तो एक छोड़ना पड़ेगा, 4s1 लेना पड़ेगा। अब देखिए ये हो गया आपका ns, ये हो गया n-1, ये हो गया n-2 और ये हो गया n-3। तो यहाँ पर n देखिए, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होगा तो 1 हो गया, 1 इंटू 0.35 प्लस अंदर कितने हैं, यहाँ पर कितने होगा 6 2 8 और 10 18। क्लियर, 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए 0.85 प्लस अंदर कितना होगा 6 2 8 2 10, 10 इंटू 1। क्यों, रूल वही है, ns और np के लिए कितना वैल्यू 0.35। क्लियर, इसके अंदर वाले सेल के लिए n-1 के लिए 0.85, इसके अंदर वालों के लिए n-2 के लिए, n-3 के लिए, n-4 के लिए वैल्यू कितनी होगी सिग्मा की 1 होगी। तो ध्यान रखना, अगर s और p ऑर्बिटल के लिए बात कर रहे हैं, s और p के लिए बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम चलेगा, d और f के लिए अलग चलता है। कहानी क्लियर, बहुत छोटा सा रूल है, जब प्रैक्टिस करोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये हुआ नहीं है। तो इसको अब कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी और ऐड कर देना 22.65 आ जाएगा। जेड इफेक्ट निकाल देना, जेड माइनस सिग्मा, जेड यहाँ कितना 30 माइनस 22.65 माइनस कर देने इतना आ जाएगा। आगे मूव करते हैं, कैलकुलेट फॉर द जेड इफेक्ट। अब ध्यान रखना इसी जिंक में हम 3D के लिए कैलकुलेट करेंगे, सब सवाल में ही पूछेगा किस तरीके से निकालना है। तो जब हम 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो कह रहा कैलकुलेट जेड इफेक्ट फॉर द 3D इलेक्ट्रॉन, जो 3D में इलेक्ट्रॉन उनके लिए हमें निकालना है जेड इफेक्ट। तो दोबारा हम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। क्लियर, अब हमें 3D के लिए निकालना, तो इसको तो छोड़ दो, अब 3D के लिए निकालना है। तो अब D में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वही तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसी के लिए निकालना है। तो यहाँ पर 3d9 लेना है, क्या लेना 3d9। अभी मैंने बताया भी था कि अगर इलेक्ट्रॉन D और F में है, ND और NF बताया था, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.35 और अंदर वाले जो n-1 होंगे उनके लिए कितनी वैल्यू होगी, कितनी होगी कितनी होगी, एक मिनट 0.85। देखिए ये था आगे ये वाला, अच्छा ND के लिए कितना 0.35 और अंदर के जो भी होंगी उनके लिए वैल्यू सेम रहेगी, 1 रहेगी, है ना। चलिए ये आ गया। तो ध्यान रखना D और F सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 और अंदर के जो भी सेल होंगे n-1 n-2 n-3 उन सब के लिए वैल्यू कितनी होगी सिग्मा बराबर 1। कितना बढ़िया है कि D के केस में D और F के केस में सिग्मा की वैल्यू 0.35 और अंदर के जो भी सेल्स होंगे उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू सेम रहेगी, कितनी 1 रहेगी। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर 3d9 रखना आप। क्लियर, इलेक्ट्रॉन अब स्टार्ट करिए। तो यहाँ पर कितना होगा, ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे 6 2 8 और 9, कितना हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका 6 2 8 और यहाँ पर 9। 3d9 के लिए निकालना है ना बेटा, ओहो सॉरी गलती हो गई। देखिए यहाँ पर 3d9 है ना, 3d9 क्योंकि आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना पड़ेगा भाई। 3d10 है, 3d10 तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 9, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 0.35। क्लियर, अब इसके अंदर के देखिए, अब इसके अंदर के ये अभी बोला था कि ND और NF के लिए 0.35 और अंदर के इसके लिए तो 3d9 हो गया, तो 9 इंटू 0.35 प्लस
अब इसके अंदर के सारे ऐड कर दो, 6 2 8 और 6 14 15 16 17 18, ये 18 × 1 हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, बहुत स्पेशल केस है कि जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ में होगा तो उसके लिए सिग्मा की वैल्यू 0.35 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3d10 है, तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा, क्योंकि उसी जो छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग शिल्डिंग जो है सिग्मा कैलकुलेट करेंगे ना। तो ध्यान रखना, तो 3d10 में एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे तो 3d9 बचेगा, तो 9 × 0.35 हो जाएगा, प्लस अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन बचेंगे उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ये इजी भी है, डी और एफ के लिए इजी भी है कि आपको वैल्यू 2 ही याद रखनी है। क्लियर? तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाए, हल करना तो लगभग 21.15 आएगा। जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, तो 30 माइनस 21.15 8.85 आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए क्रोमियम एटम ले लो, तो क्रोमियम का 24 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। क्लियर? अब यहाँ पर 3d के लिए निकालना, बहुत अच्छे 3d के लिए निकालना, तो यहाँ पर 3d कितना है, 5 है ना। अब चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना होगा, तो 3d4 लेना होगा। क्लियर? तो वही तरीका है कि nd और nf के लिए कितना होगा, सिग्मा की वैल्यू 0.35, इलेक्ट्रॉन है 4, तो 4 × 0.35, 4 × 0.35 प्लस अब अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन बचे हैं उन सब के लिए सिग्मा की वैल्यू 1 जैसी है। कितनी है, 1। तो इन सबको जोड़ लो, 6 2 8 और 6 14 15 16 17 18, 18 × 1। क्लियर? हल करना 19.40, जेड इफेक्ट निकालो, जेड माइनस सिग्मा, तो जेड यहाँ कितना है 24 माइनस 19.4 कितना आ जाएगा 4.60। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया ना? तो ध्यान रखना, क्रोमियम के लिए जब निकालना डी के लिए, तो यहाँ पर D5 है, यहाँ पर 3d4 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसी के लिए निकालना होगा। तो 4 × और nd और nf के लिए कितना बोला, सिग्मा की वैल्यू 0.35 प्लस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो भी बचेंगे उनके लिए कितना होता है 1, तो 18 × 1। क्लियर? आगे देखते हैं। अब इसी में क्रोमियम में 4s में भी पूछ लिया गया है कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए निकालो कितना होगा। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। अब क्या करेंगे, ये देखिए 4s के लिए निकालना, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका वही ns n-1 n-2 n-3। अब d और f के लिए नहीं है, अब 4s के लिए ना, तो वही आपका पहला वाला जब इलेक्ट्रॉन ns और np में होता है वो रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर s में तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा, इसको तो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो लेना क्या पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो 6 2 8 और 5 13 × 0.85 हो गया, क्यों, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन एक ही है और उसी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना होगा। क्लियर? तो यहाँ पर 4s 0 बच जाएगा, तो उसको छोड़ दो। अंदर कितने जाएंगे, 6 2 8 5 13, तो 13 × 0.5, क्यों, रूल तो ये है ना, ns और np के लिए कितना होता है, सिग्मा की वैल्यू 0.35, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही नहीं तो 0 हो जाएगा। और अंदर वालों के लिए n-1 के लिए कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू 0.85, और अंदर वालों के लिए जो भी आगे आएंगे उनके लिए सिग्मा की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? तो यहाँ पर ये 13 हो गया, 13 × 0.85 प्लस अंदर 6 2 8 2 10, तो 10 × 1, इनको हल कर लेंगे 21.05 आएगा। जेड इफेक्ट निकालेंगे, जेड माइनस सिग्मा, तो 24 इसका एटॉमिक नंबर है, घटा देंगे इतना आ जाएगा 2.95। क्लियर? तो ओवरऑल इतने ही क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद है कि आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की थ्योरी, डेफिनीशन और उससे पहले की चीज़ें जो है, न्यूक्लियर चार्ज है, शिल्डिंग इफेक्ट है, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। क्लियर? तो ओवरऑल इस पूरे लेक्चर में जो भी चीज़ें थी वो मैंने बता दी। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।